गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज़। इसमें मेनली हमें क्या डिस्कस करना है? हमें मेनली कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस करना है, जो कि हम लोग पहले भी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंपनी के फाइनल अकाउंट्स में किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज़। तो एक चैप्टर तो हम लोग लास्ट ईयर भी कर चुके हैं, फाइनल अकाउंट्स। उसमें हमने देखा कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, पीएल अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया। तो अगर हम कंपनी के फाइनल अकाउंट्स की बात करें तो हमें क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी होती हैं, क्या स्टेटमेंट्स हमें प्रिपेयर करने हैं, ये हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब हम लोग 2013 एक्ट की बात करते हैं। पहले का जो एक्ट था वो था कंपनीज एक्ट 1956। 2013 में इस एक्ट को रिप्लेस किया और कुछ चेंजेस किए गए कंपनी अकाउंट्स में, जो कि हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है फाइनल अकाउंट्स के बारे में? तो लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड बैलेंस शीट, PL account, cash flow statement, statement of changes in equity, and any explanatory note annexed to or forming part of any document referred above। तो हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता है, जिसको हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर है हमारा, हम उसको भी करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हमें नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है। हमने ऑलरेडी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंडर में शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। शेयर्स चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट बनाया जाता है, तो उसको हमने बहुत डिटेल में ऑलरेडी किया हुआ है। और फिर जो नोट्स टू अकाउंट होते हैं वो भी मैंने बताया था कि ये बैलेंस शीट का ही पार्ट होते हैं। इसको आप वर्किंग नोट की तरह न लें कि ये रफ कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं है। नोट्स टू अकाउंट बैलेंस शीट का ही पार्ट है। तो हम बैलेंस शीट पे फोकस करेंगे और पीएल अकाउंट का नाम चेंज करके स्टेटमेंट ऑफ पीएल कर दिया गया है। तो डिबेंचर्स चैप्टर में, शेयर्स चैप्टर में कई जगह आपने देखा होगा, जब हम पीएल से रिलेटेड कोई एंट्री करते हैं तो हम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल। जैसे हम डीआरआर क्रिएट कर रहे थे तो उसकी एंट्री में भी हमने स्टेटमेंट ऑफ पीएल यूज़ किया था। तो पीएल अकाउंट वर्ड हट गया है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल वर्ड हमेशा हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह से कंपनी के फाइनल अकाउंट्स में इन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, जिसमें बैलेंस शीट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स एवरी कंपनी टू प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एवरी ईयर इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। तो कंपनी के अकाउंट्स जो बनते हैं उनका फॉर्मेट ऑलरेडी कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है। उस फॉर्मेट को हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, उसी फॉर्मेट में फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना होता है। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, सेक्शन 129 कहता है कंपनीज एक्ट का। तो अब हम लोग आते हैं बैलेंस शीट पे। कंपनी की बैलेंस शीट फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ दी हुई है, ये सब मैंने ऑलरेडी बता रखा है। कंपनी की बैलेंस शीट पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में दी हुई है। और कौन सा फॉर्मेट हम बनाएंगे बैलेंस शीट का? वर्टिकल फॉर्मेट बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट पहले भी था, वर्टिकल फॉर्मेट पहले भी था, लेकिन पहले दोनों चल रहे होते थे, लेकिन अभी सिर्फ वर्टिकल फॉर्मेट ही अलाउड है। तो कंपनी का वर्टिकल फॉर्मेट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ये है कंपनी का वर्टिकल फॉर्मेट। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी और असेट दो साइड होते हैं बैलेंस शीट के। इक्विटी एंड लायबिलिटी में 4 मेन हेडिंग्स होती हैं, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म के थ्रू आपको बताया है। तो SRM होता है, LDOL होता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो ऑलरेडी देख लें कि हमने बैलेंस शीट के फॉर्मेट को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। शेयर कैपिटल को हमने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था। अब हम लोग हर हेडिंग को डिस्कस करेंगे, जितनी भी हेडिंग्स यहाँ पे लिखी हुई हैं सभी के बारे में हम देखेंगे कि हर हेडिंग में क्या डिटेल लिखी जा सकती है। तो ये लायबिलिटी पार्ट है हमारा। फिर हमारा असेट साइड आता है। असेट साइड 2 मेन हेडिंग हमारी, नॉन करेंट असेट, करेंट असेट। नॉन करेंट असेट में 5 हेडिंग्स हैं हमारी, FNDLO। ये है FNDLO।
और करंट एसेट में आता हमारा CIT CSO। 6 पार्ट होते हैं करंट एसेट के और नॉन करंट एसेट के 5 पार्ट होते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले भी किया हुआ था। यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट और फर्म की बैलेंस शीट में कुछ डिफरेंसेस हैं। सभी स्टूडेंट इसको एक बार ज़रूर रीड कर लेंगे, आपके अपने नॉलेज के लिए भी ये ज़रूरी है। तो एटलीस्ट 2 डिफरेंस तो हमें पता ही हो कि कंपनी की बैलेंस शीट और फर्म की बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस होता है। तो अब हम लोग बैलेंस शीट का सबसे पहले लायबिलिटी साइड डिस्कस करेंगे। लायबिलिटी साइड में हमने देखा कि सबसे पहली हेडिंग होती है शेयर होल्डर्स फंड। उसके अंडर में 3 हेडिंग होती हैं, SRM, S फॉर शेयर कैपिटल, जिसको हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं शेयर चैप्टर में। उसके बाद नेक्स्ट होता है रिजर्व एंड सरप्लस और थर्ड होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंटेंट्स ऑफ बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले शेयर होल्डर फंड और उसके अंडर में शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, इसको अब हम लोग दोबारा पूरा रिपीट नहीं करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने इस टॉपिक को नहीं कवर किया है वो शेयर चैप्टर के वीडियोस को कंप्लीट कर लें, देख लें। मैंने उसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट और बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन आपको बताया हुआ है। तो शेयर कैपिटल होता है सबसे पहले, इसमें ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड के 2 पार्ट, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ये सारा टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है इशूड कैपिटल, फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड के 2 पार्ट हो गए, फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप। ये सारा चीज़ हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में आएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले आते हैं रिजर्व्स पे। रिजर्व्स का मतलब होता है कैपिटल रिजर्व्स और रेवेन्यू रिजर्व्स। कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये हमने क्लास 11th में भी कंप्लीट किया हुआ है। तो रिजर्व्स में हम हर तरह के रिजर्व्स को लिख देते हैं और सरप्लस का मतलब होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होता है। तो PL का बैलेंस को हम सरप्लस बोलते हैं। जैसे पार्टनरशिप में हमने देखा था कि कई बार PL अकाउंट असेट साइड दिया होता था, कई बार लायबिलिटी साइड दिया होता था। असेट साइड का मतलब होता है लॉस, लायबिलिटी में होता था उसे हम प्रॉफिट कंसिडर करते थे। तो अगर असेट साइड है तो वो नेगेटिव बैलेंस है, लायबिलिटी साइड है पॉजिटिव बैलेंस है। कंपनी की बैलेंस शीट में आपको हमेशा उसको लायबिलिटी में ही लिखना होगा, फिर उसका पॉजिटिव बैलेंस हो या नेगेटिव बैलेंस हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो कंपनी की बैलेंस शीट में सरप्लस को हमेशा हम लायबिलिटी साइड ही लिखते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस में देखिए क्या आता है। रिजर्व एंड सरप्लस इज शोन एज अ सिंगल अमाउंट ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट अगेंस्ट रिजर्व एंड सरप्लस अंडर शेयर होल्डर फंड। तो पहले भी हमने देखा था कि बैलेंस शीट में जो हेडिंग्स हमको प्रेस्क्राइब की गई हैं उसके अलावा कोई भी हेडिंग हम ऐड नहीं कर सकते, और अगर उस हेडिंग के अंडर में कुछ कैलकुलेशन है तो उसे हम नोट्स टू अकाउंट में करते हैं और नोट्स टू अकाउंट के नंबर आप डालते हैं। जैसे शेयर कैपिटल के लिए नोट नंबर 1 हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए नोट नंबर 2 आप डालेंगे और सेकंड नोट में जाके आप रिजर्व एंड सरप्लस का पूरा कैलकुलेशन करेंगे और फिर जो फाइनल अमाउंट आएगा उसको हम बैलेंस शीट के फेस पे लिखेंगे। तो रिजर्व एंड सरप्लस में देखिए क्या क्या आएगा। सभी तरह के रिजर्व आ जाएंगे, फिर वो कैपिटल रिजर्व्स हों या जनरल रिजर्व्स हों। तो ये कुछ रिजर्व्स हैं, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, ये तो हमने किया हुआ है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी हमने किया हुआ है। रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो जिन पे डबल स्टार लगा हुआ है तो यहाँ लिखा भी हुआ है स्टूडेंट शुड नो द मीनिंग एंड हेडिंग ऑफ आइटम्स अंडर विच दीज आइटम्स अपीयर इन द बैलेंस शीट। तो आपको सिर्फ ये पता हो कि ये कहाँ पे आएगा बैलेंस शीट में, बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल आपको इसके बारे में रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सभी तरह के रिजर्व्स आ जाएंगे, अदर रिजर्व्स, किसी भी तरह का रिजर्व हो। तो ये सबसे पहले तो सारे रिजर्व्स के बारे में यहाँ तक लिखा गया और उसके बाद में लास्ट में आ गया सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ PL। तो स्टेटमेंट ऑफ PL का जो भी बैलेंस होगा उसको हम लास्ट में लिखेंगे। तो कंपनी के जितने भी रिजर्व्स हैं और जो सरप्लस का अमाउंट है वो सारा का सारा हमने ऐड किया नोट्स टू अकाउंट में, सेकंड नोट में, और जाके बैलेंस शीट में हमने उसकी फेस पे उसको शो कर दिया। तो ये हो गया हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है मीनिंग ऑफ आइटम्स, हर आइटम को एक्सप्लेन भी किया गया है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। कैपिटल रिजर्व के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्लास 11th में कि ये कैपिटल प्रॉफिट से बनाए जाते हैं। तो वो सारे प्रॉफिट जब आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हो तो कैपिटल रिजर्व बन जाता है।
जैसे हमने रिडेम्पशन चैप्टर में देखा था कि डीआरआर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जा रहा था। तो ऐसे बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं जिनको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है, और बहुत सारे प्रॉफिट्स भी होते हैं जिनको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो उसी से हमारा कैपिटल रिजर्व बनता है, तो उसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं एज कैपिटल रिजर्व। उसके बाद सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, तो ऑलरेडी हमने इसका क्वेश्चन ही किया हुआ है काफ़ी बार, इशू ऑफ शेयर्स में भी किया, इशू ऑफ डिबेंचर्स में भी किया। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी हमारा एक कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, इसको भी आप बैलेंस शीट में दिखाते हो। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। इसको हम लोग सिर्फ स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज़ कर सकते हैं एज रिटन अंडर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो ये कुछ पर्पस हैं फॉर विच सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कैन बी यूज्ड। तो इसको सभी स्टूडेंट पढ़ लेंगे, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। तो ये 2 मार्क्स का एक सेपरेट क्वेश्चन हो सकता है कि फॉर व्हाट पर्पसेस सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कैन बी यूज्ड। उसके बाद डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। बाकी रिवैल्यूएशन और ये शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, इसके बारे में थोड़ा आप पढ़ लें, इसको आपसे पूछा नहीं जाएगा बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा। और फिर लास्ट में आते हैं हम लोग सरप्लस पे। सरप्लस हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ये हमारे पीएल का बैलेंस होता है। तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपको रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में ही उसको लिखना होगा। तो इस तरह से देखिए नोट्स टू अकाउंट में इसको हम लोग लिखते हैं। तो नोट्स टू अकाउंट में हमारा कैपिटल रिजर्व आ गया, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ये सब आ गए, और लास्ट में सरप्लस आ गया। तो इस तरह से नोट्स टू अकाउंट में हम इसको प्रेजेंट भी कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल रिजर्व पहले से 20,000 था, करेंट ईयर हमने और कितना बनाया, 25,000 और बना दिया, तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट हो गया 45,000। इसी तरह से सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट, तो सारे अमाउंट्स इस तरह से हमने टोटल कर लिए और बाद में लिख दिए। तो इस तरह से हम एक नोट बना लेते हैं, पूरा कंप्लीट नोट बना लेते हैं रिजर्व एंड सरप्लस का, और फाइनल अमाउंट बैलेंस शीट में लिख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम लोग करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के बाद आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। वो हेडिंग आपसे पूछी नहीं जाएगी। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट हेडिंग बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आती है बैलेंस शीट में, वो हेडिंग आपसे नहीं पूछी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी हमें दे रखे हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस जो हेडिंग अभी हमने कंप्लीट की है उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमको दे रखे हैं। जैसे यहाँ लिखा है सोनी लिमिटेड हैज़ ओपनिंग बैलेंस ऑफ 1 लाख इन सरप्लस, ड्यूरिंग द ईयर इट अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 3 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटर्मिन द अमाउंट दैट विल बी कैरीड टू द बैलेंस शीट एज सरप्लस। तो हमको पता है सरप्लस में ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है, जो कि नेगेटिव है क्योंकि डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस होता है लॉस, क्रेडिट बैलेंस होता है प्रॉफिट। तो ओपनिंग बैलेंस तो 1 लाख रुपीज़ नेगेटिव है, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, उसको आप ऐड कर दीजिए। तो -1 में +3 हम कर रहे हैं, तो फाइनल आंसर हमारा 2 आ जाएगा। तो बैलेंस शीट में 2 जाएगा, और नोट्स टू अकाउंट में आप कैलकुलेशन दिखा दोगे। तो ये देखिए नोट्स टू अकाउंट में लिखा गया रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंडर में सरप्लस, ओपनिंग बैलेंस कितना था -1, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर +3, फाइनल आंसर 2 लाख। तो अब जब बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें हम 2 लाख लिखेंगे। नोट्स टू अकाउंट में हमने पूरा कैलकुलेशन शो कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल है ये HP कंप्यूटर्स ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, तो ये पॉजिटिव बैलेंस है। कितना है क्रेडिट बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का बैलेंस 2 लाख है और रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस 1 लाख है। ड्यूरिंग द ईयर इट इनकर्ड अ लॉस ऑफ 150, तो अभी लॉस हो गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले से 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट था, उसमें से 150 को माइनस कर देंगे आप, तो -50 आ जाएगा। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में तो कोई चेंज नहीं है, 2 लाख का 2 लाख ही रहेगा। ये देखिए नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 2 लाख, इसमें कोई चेंज नहीं है, प्रॉफिट की फिगर में चेंज है। तो सरप्लस में ओपनिंग बैलेंस था +1, लॉस हो गया -150 कर दिया, तो आंसर आ गया नेगेटिव -50। तो फाइनल आंसर कितना आ गया +150। 2 लाख हमारा रिजर्व है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, और 50,000 का लॉस हो गया है, तो 1.5 लाख रुपए फाइनल आंसर आया रिजर्व एंड सरप्लस का। इसको आप दिखाएंगे बैलेंस शीट में 1.5 लाख रुपए। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल नंबर 4।
सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 3, कैसियो मशीन्स लिमिटेड हैज़ ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस है 5 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में, एंड डेबिट बैलेंस ऑफ 10 लाख इन सरप्लस। डेबिट बैलेंस तो नेगेटिव होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस नेगेटिव है। तो हम इसको देखिए बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं, नोट्स टू अकाउंट हमने बनाया, हेडिंग डाली रिजर्व एंड सरप्लस। सबसे पहले सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 5 लाख रुपए का सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है, लेकिन सरप्लस का बैलेंस नेगेटिव है। सरप्लस का बैलेंस 10 लाख रुपए नेगेटिव है देखिए। और उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि फिर से हमारा लॉस हो गया है 15 लाख का। तो 10 लाख का नेगेटिव तो पहले से ही था, 15 और नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव 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 ही रहेगा, मतलब 25 लाख रुपए का लॉस हो गया आपका। 10 लाख रुपए का लॉस पहले से था, 15 लाख का भी हो गया, तो टोटल 25 लाख रुपीज़ का लॉस। तो सरप्लस का आंसर तो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन सिक्योरिटीज़ प्रीमियम पॉजिटिव है, तो +5 और -25, तो आंसर आएगा -20। तो ये देखिए यहाँ पे -20 आंसर आ गया। इसको अब हम लोग बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के सामने शो कर देंगे, 20 लाख रुपीज़ नेगेटिव, और उसका पूरा वर्किंग नोट, पूरा कैलकुलेशन हमने यहाँ पे शो कर दिया। तो इस तरह से कैलकुलेशन होता है हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस का। ये देखिए यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन और है, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 4, सैमसंग लिमिटेड हैज़ ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5 लाख इन सरप्लस। तो पॉजिटिव बैलेंस है 5 लाख का सरप्लस में। तो नोट्स में जब आप सरप्लस लिखेंगे तो उसको, ये देखिए नोट्स में पहले तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व लिखा गया है, दिया होगा क्वेश्चन में, और सरप्लस भी लिखा गया है। तो सरप्लस में ओपनिंग बैलेंस पहले हमने लिखा पॉजिटिव, 5 लाख रुपए पहले से ही है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हैज़ ओपनिंग बैलेंस ऑफ 1,25,000। तो डिबेंचर रिडेम्पशन का ओपनिंग बैलेंस 125 है। इट अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख फॉर द ईयर 31 मार्च 2018। तो इसमें हमने देखिए ऐड कर दिया प्रॉफिट 2 लाख रुपीज़ का, तो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट पहले से था, 2 लाख हमने और ऐड कर दिया। उसके बाद है इट ऑल्सो रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अमाउंटिंग टू 1000 एंड पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 500। तो 2 पेमेंट हमने की हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इनकम होती है, प्लस होगी, ये देखिए ऐड में ही लिखा हुआ है 1000 रुपये, और 500 रुपये का पेमेंट भी हमने किया है, उसको माइनस करना चाहिए, ये देखिए माइनस भी किया गया है, लेस इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो 5 लाख पहले से था, 2 लाख प्रॉफिट और हो गया, 7 लाख हो गया, 1000 इंटरेस्ट हमको मिल गया, टोटल हो गया 7,01,000। उसमें से 500 रुपये का इंटरेस्ट हमने पे कर दिया, तो बचा कितना, 7,05,000। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर 1,50,000 टू DRR। तो DRR हमने पहले भी डिस्कस किया है कि प्रॉफिट से ही बनता है। तो प्रॉफिट हमारा टोटल अभी कितना है, 7,05,000। इसमें से 1.5 लाख रुपए देखिए हमने माइनस कर दिया, लेस ट्रांसफर टू DRR। तो 7,05,000 रुपए में 1.5 लाख आप माइनस कर देंगे, तो आपका सरप्लस कितना बचा, 5,50,500 रुपये, और DRR में अब आप 1,50,000 ऐड कर दीजिए। तो ये जो पैसा आपने यहाँ माइनस किया, ये ट्रांसफ़र कहाँ हुआ, DRR में ही तो हुआ। तो DRR भी तो रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट है, तो DRR रिजर्व का पार्ट है, सरप्लस हमारा प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट में से 150 आपने माइनस किया और DRR में ऐड कर दिया, तो DRR 125 पहले से ही था, 150 और हो गया, तो टोटल हो गया 275। तो DRR का टोटल आ गया 275, और सरप्लस का टोटल हमारा आ गया 5,50,500। तो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स ये हमारा 5,50,500 रुपये आ रहा है सरप्लस। टोटल आ गया हमारा 8,25,500। तो बैलेंस शीट में हम इसको लिखेंगे 8,25,500। तो इस तरह से हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस का पूरा कैलकुलेशन करके उसको बैलेंस शीट में शो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ हमें इतना पता हो कि शेयर वारंट्स क्या होते हैं और ये बैलेंस शीट में कहाँ जाता है। तो बैलेंस शीट में हमें पता चल गया शेयर होल्डर्स फंड हेडिंग है, शेयर होल्डर्स फंड के अंडर में जाएगा, क्योंकि उसके अंडर में 3 चीज़ होती हैं, SRM। तो ये जो M है यही है आपका मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर वारंट क्या है,
शेयर वारंट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स द होल्डर द राइट टू अक्वायर इक्विटी शेयर्स स्पेसिफाइड देयरिन एट अ स्पेसिफाइड डेट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। तो शेयर वारंट का मतलब है कि कंपनी ने पैसा ले लिया है शेयर्स का, लेकिन अभी कंपनी ने शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं, उसके अगेंस्ट में कंपनी ने शेयर वारंट दे दिए हैं। तो अगर आपके पास शेयर वारंट है तो यू हैव द राइट टू गेट दोज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट द प्रेस्क्राइब्ड रेट। अब उसका रेट चेंज नहीं किया जाएगा, जो रेट आपने कंपनी को पे किया है उसी रेट पे कंपनी आपको शेयर्स अलॉट करेगी। तो दीज आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स एट अ लेटर डेट एट अ प्री डिटर्मिन्ड प्राइस। सिंस दीज आर टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, दीज आर क्लासिफाइड और शोन एज शेयर होल्डर्स फंड। तो ये शेयर कैपिटल का ही पार्ट है, बस फर्क इतना है कि अभी शेयर्स अलॉट नहीं किए गए, इशू नहीं किए गए, पर ये कन्फर्म है कि ऑन अ लेटर डेट शेयर्स को इशू किया जाएगा और एक स्पेसिफाइड अमाउंट पे ही इशू किया जाएगा। तो ये हमारे शेयर कैपिटल का ही पार्ट हो जाते हैं, क्योंकि शेयर्स को सिर्फ अलॉट करना रह गया है, बाकी कंपनी ने डेट और जो उसका प्राइस है वो ऑलरेडी फिक्स कर रखा है। तो ये होते हैं हमारे शेयर वारंट्स। तो ये है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो इस तरह से हमने पहला हेडिंग आज कंप्लीट किया। शेयर होल्डर्स फंड हेडिंग में 3 हेडिंग होती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो ये तीनों हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। आगे के वीडियोस में हम लायबिलिटी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, फिर हम असेट साइड को भी कंप्लीट करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स इतना कर लें आज, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैलेंस शीट के बाकी पोर्शन को भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।